नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि बनिए का बेटा व्यापार के लिए प्रदेश चला गया तो हूबहू उसकी शकल धरकर एक भूत बनिए की हवेली पहुंच गया। 4 साल बाद जब बनिए का असली बेटा अपनी हवेली पहुंचा तो बनिए ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। बनिया कहने लगा, अभी निकल जा मेरी हवेली से, यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। बेटा कहने लगा, मैं इसीलिए प्रदेश कमाने गया था कि वापस लौटूं तो तू मुझे पहचानने से इनकार कर दे। माँ की तरफ पलटकर पूछा तो माँ भी कुछ न बोली। देखते ही देखते हवेली के आसपास लोगों का मेला लग गया। जितने मुंह उतनी बात। सेठ अपने ही बेटे को छलिया ठहराता रहा, मगर गाँव के लोग अब अड़ गए कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये 2 पतियों का रिवाज हम नहीं चलने देंगे। सेठ ने खूब मिन्नतें की कि मेरी पगड़ी मत उछालो, मेरे बेटे ने किसका भला नहीं किया, मगर लोग न माने। उन्होंने कहा, फैसला तो राजा के दरबार में होकर रहेगा। तभी एक दाई ने बाहर आकर बताया कि बहू को लड़की हुई है। घर की मुंडेर पर खड़े भूत ने जब ये सुना तो उसे होश आया। फिर उसने सारा मंजर देखा सुना तो उस पर गाज गिर पड़ी कि अभी तो 1 वर्ष और बाकी था। सेठ का बेटा पहले कैसे आ गया। अब तो जो गांव वालों ने सोचा वही हुआ। सेठ के असली और नकली दोनों बेटों को रस्सी से बांधा और सभी राज दरबार की तरफ चल पड़े। लोगों का बवंडर आगे आगे और सेठ का बेटा तथा छलिया भूत रस्सी से बंधे पीछे पीछे चल रहे थे। भूत चाहता तो मिनट में पंचों की गर्दन मरोड़ सकता था, मगर उसे रह रहकर अपनी नन्ही बेटी की याद आ रही थी। उसके साथ समय बिताना था। सोचा शायद सब ठीक ठाक निपट जाए। चलते चलते दोपहर हो गई। रास्ते में एक गडरिया रेवड़ चरा रहा था। उसने जब लोगों के झुंड और 2 एक जैसी शकल के लोगों को रस्सी से बंधे जाते देखा तो गडरिये ने पूछा कि तुम सब इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हो। लोगों ने गडरिये को 2-3 बार समझाया, तब उसे समझ में सारी बात आई। हंसी छलकाते हुए कहने लगा, इतनी सी बात के लिए बेचारे राजा को क्यों तकलीफ देते हो। यह न्याय तो मैं यही सुलटा दूंगा। तुम्हें आँखों की कसम जो 1 कदम भी आगे रखा। नदी का ठंडा पानी पीओ और सुस्ताओ। तुमने अपने गांव का खूब नाम डुबोया। कोई माई का लाल यह न्याय नहीं निपटा सकता। खुर रगड़ते हुए सीधे राजा के पास चल दिए। लोगों ने भी सोचा कि अभी राज दरबार बहुत दूर है, इस गंवार की अकल से मामला सुलट जाए तो हर्ज ही क्या है। नहीं तो फिर राजा के पास जाना ही है। लोग गडरिये की बात को मान गए। गडरिये ने बारी बारी से दोनों को ध्यान से देखा। हूबहू एक सी सूरत, हवा भर भी फर्क नहीं। बेमाता भी कैसी कैसी खुराफात करती है। दोनों के बंधन खोलते हुए गडरिया कहने लगा, भले आदमियों, इन्हें बांधा क्यों है। इतने लोगों के बीच से ये भागकर जाते ही कहाँ। फिर मुखिया से पूछा, ये गूंगे बहरे तो नहीं हैं। मुखिया ने जवाब दिया, नहीं, ये तो फर्राटे से बोलते हैं। गडरिये ने हंसकर कहा, फिर इतनी तकलीफ क्यों उठाई। यही पूछ लेते कि दोनों में से झूठा कौन सा है। लोग मन ही मन हंसने लगे कि यह गडरिया तो निरा मूर्ख है। ये सच बोलते तो फिर रोना ही क्या था। अब तो लगता है हो चुका इससे न्याय करने लायक अकल हो तो भेड़ों के पीछे ढर ढर करता क्यों डोलता। रस्सी समेटते हुए गडरिये ने कहा, समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया। बोलना तो जानते हैं पर झूठ बोलना भी सीख गए हैं। कोई बात नहीं, सच उगलवाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गले में तड़ा डालकर आंतों में उलझा सच अभी बाहर ला पटकता हूँ। फिर बेचारे सच की क्या बिसात। बोलो, पहले किसके गले में तड़ा डालूं। जो पहले मुंह खोलेगा वही सच्चा होगा। भूत ने सोचा, अकेले की बात होती तो कैसा भी जोखिम या दुख उठा लेता, पर अब भेद खुला तो सेठ की बहू मुसीबत में पड़ जाएगी। भूतों के छल बल में तो वह पारंगत था, पर आदमी के दाव घात से उसे तिल भर भी ज्ञान नहीं था। आदमी के मुंह से जो भी सुनता सच मान लेता। तड़े से उसके गले का क्या बिगड़ता है।
ऐसे 100 तड़े भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। उसकी प्रीत हरगिज झूठी नहीं हो सकती। इसमें इतना सोचना क्या है। वह झट मुंह फाड़ता ही नजर आया। सेठ के बेटे ने तो होठ भी नहीं खोले। मुंह फाड़ने वाले की पीठ ठोकते हुए गडरिया बोला, शाबाश रे पट्टे, तेरे जैसे सच्चे मानुस को इन मूर्खों ने इतना तंग किया। फिर भी 2 परख और करूंगा। न्याय तो जब होगा तब होगा, पर मन की तसल्ली बड़ी बात है। बेकार का बहम क्यों रखूं। गडरिये की भेड़ें दूर दूर चर रही थी। उनकी ओर इशारा करते हुए वह बोला कि मैं 7 ताली बजाऊं, तब तक जो इन भेड़ों को इस शीशम के पेड़ के नीचे इकट्ठी कर देगा वही सच्चा है। गडरिये को कहने की देर थी कि भूत ने बवंडर का रूप धार कर 5 ताली बजने से पहले ही सब भेड़ों को इकट्ठा कर दिया। सेठ का बेटा मुंह लटकाए हुए सब देख रहा था, ठोर से हिला ही नहीं। जैसे गडरिये की मोटी अकल वैसा ही फुअड़ उनका न्याय। मानना न मानना तो उनके हाथ में है। गडरिये ने कहा, वाह क्या बात है, सच्चे घरवाले के अलावा इतना हौसला किसका हो सकता है। एक मामूली सी परख और करूंगा। फिर गडरिये ने तड़ा बगल में दबाकर एक हंडिया उठाई और एक ही सांस में उसका सारा पानी पी गया। फिर जोर से डकार ली और फिर पेट पर हाथ फेरते हुए कहने लगा कि 7 चुटकियों में जो इस हंडिया के भीतर घुस जाएगा वही सेठ का असली बेटा होगा। भूत को हंडिया में घुसते कोई देर नहीं लगी। ये कर्तव्य तो हर जन्म से वह जानता है। गंवार गडरिये ने लाज रख ली। भूत के अंदर घुसते ही गडरिये ने एक पल भी ढील न की और हंडिया का मुंह बंद कर दिया। फिर पंचों की ओर देखकर गुमान से कहने लगा, न्याय करने में देर लगी, चलो अब सब मिलकर इस हंडिया को नदी में फेंकाएं। सबने एक साथ सर घुना। सेठ के बेटे की तो खुशी का आर पार न था। हड़बड़ी में नग जड़ी अंगूठी निकालकर गडरिये की ओर बढ़ा दी। गडरिया बिना कहे ही उसके मन की बात को ताड़ गया, पर अंगूठी कबूल नहीं की। पीले दांतों की मुस्कान बिखेरते हुए कहने लगा, मैं राजा नहीं जो न्याय का मोल लूंगा। मैंने तो अटका काम निकाल दिया और यह अंगूठी मेरे किस काम की। न अंगुलियों में आती है और न ही मेरे इस तड़े में। मेरी भेड़ें भी मेरी तरह अबूझ हैं, लूं खाती हैं पर सोने को सूंघती भी नहीं। ये फालतू चीजें तुम अमीरों को ही फपती हैं। अब कहीं भूत को गडरिये के न्याय का पता चला, पर बेकार बात, पर अब उसके बस की बात नहीं थी। फिर भी जोर से कूका कि देवासी, मैं तेरी गाय हूँ, एक बार बाहर निकाल दे, जीऊंगा तब तक तेरा रेवड़ चराऊंगा। अब भला भूत की कौन सुनता। खुशी से झूमते हुए सब नदी के किनारे पहुँचे और हंडिया कल कल बहती नदी के हवाले कर दी गई। फिर गांव वाले सेठ और सेठ का बेटा दूने वेग से गांव की ओर बढ़े। सेठ और सेठ का बेटा हवेली पहुंचा तो एक दाई बेटी को लोरियां दे रही थी, दूसरी चंदन की कांगनी से जच्चा के केस सुलझा रही थी। गडरिये के अटल न्याय की एक एक बात का खुलासा करके ही उसे चैन पड़ा। गडरिये की न्याय का एक एक शब्द जच्चा के कलेजे को चीर रहा था। जापे की पीड़ा से भी यह पीड़ा 1000 गुना ज्यादा थी, पर वह न तो टसकी और न ही उसने चुस्कारा लिया। लोहे की पुतली की भांति चुपचाप सब सुनती रही। सारी रामायण उधड़ने के उपरांत वह आगे कहने लगा। सारी बात बताने के बाद सेठ का बेटा अपनी पत्नी से बोला, पर तुम्हारा चेहरा उतर क्यों गया है? जब जन्म देने वाले माँ बाप ही उसे पहचान नहीं सके तो तुम कैसे पहचानती? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, पर हरामी भूत के लक्षण के मुताबिक उस पर खूब बीती। जब उसे हंडिया में बंदी बनाया तो बड़ा चिल्लाया और बड़ा गिड़गिड़ाया, मगर फिर क्या था, फिर तो राम का नाम जपो। हम ऐसे भोले कहाँ कि उस पर दया कर दें। आखिर नदी में फेंकने के बाद ही पीछा छूटा। सेठ का बेटा सारी बात बताकर बाहर चला गया। उसके बाद घर वालों ने जैसा कहा
जच्चा ने वैसा ही किया, कभी किसी बात का पलट कर जवाब न दिया। सास ने जितनी सुहावड़ बनाई, चुपचाप उसने खा ली। जब सास ने कहा तब स्नान किया, लुगाइयों ने गीत गाए, पतासे बटे। सास के कहने पर जलवा पूजा, पी लिया ओढ़ा, बेटी को पीली ओढ़नी में सुलाया और गहने गांठे पहने। ऐसी सुलक्षणी बहू बड़े भागों से मिलती है। जलवा पूजन की रात बहू पीलिया ओढ़ कर झमर झमर करती हुई अपने कमरे में पहुंची। बगल में बेटी, आंचल में दूध, सूना आंगन, सूना हृदय। दिमाग में जैसे भूचाल मचा हुआ था। पत्नी के इंतजार में सेठ का बेटा फूलों की सेज सजाए बैठा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।